Assalamu alaikum everyone and welcome to this introductory session of CCNA 200-301 course. स्टूडेंट्स, ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी हैं, इसलिए आज के सेशन के अंदर हम वो तमाम ज़रूरी बातें करेंगे जो कोर्स स्टार्ट करने से पहले आप सबके नॉलेज में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये कोर्स है क्या, इस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, इस कोर्स के लिए स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, और जब आप लोग ये ट्रेनिंग कर लेंगे यहाँ से तो उसके बाद आपने इसका इंटरनेशनल एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है, उस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करवानी है, उस एग्ज़ाम के चार्जेस क्या चल रही हैं, उस एग्ज़ाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं, लैब्स कितनी आती हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, और फिर उसके अलावा इस ये जो नेटवर्क की फील्ड्स हैं इस डोमेन के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स और एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये सारी बातें इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर का हिस्सा होगी। ओके, अब इसमें जो सबसे पहले जो स्टार्ट होना चाहिए इस कोर्स का, या जो स्टार्ट हो रहा है, जिस तरह से अगर आप कोर्स का टाइटल देखें तो वो है CCNA, और टाइटल के साथ आपको एक कोड लिखा हुआ नजर आता है, दैट इज 200-301। ठीक है, अगर कोई आप CCNA, जिस अभी आप CCNA की इनरोलमेंट करवाएंगे या आपने अगर इनरोलमेंट करवाई हुई है, तो जो कोर्स का जो प्रॉपर नेम है वो है CCNA 200-301। ठीक है, अब CCNA is the name of this course and 200-301 is the course code for this CCNA। ठीक है, तो पहले हम ये जो 4 कीवर्ड्स हैं CCNA के, इनको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम इस कोड को अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर आज हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे कि वो CCNA की जो CCNA का कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो आप स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, अब CCNA स्टैंड्स फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ठीक है, जो फर्स्ट C है उससे बनता है सिस्को, जो सेकंड C है उससे बनता है सर्टिफाइड, जो थर्ड N है उससे बनता है नेटवर्क, और जो A है उससे बनता है एसोसिएट। ठीक है, अगर इसकी मैं फुल फॉर्म यहाँ पे राइट करूँ तो दिस इज मेंट बाय सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ठीक है, उसको शॉर्ट में हम कहते हैं CCNA। ओके, अब हम जरा वन बाय वन इन कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय सिस्को, व्हाट इज मेंट बाय सर्टिफाइड, व्हाट इज मेंट बाय नेटवर्क एंड व्हाट इज मेंट बाय एसोसिएट। तो सिस्को, जिस तरह अभी एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि उन्होंने HCNA का कोर्स किया हुआ, अब आप देखें कि HCNA को अगर आप CCNA से रिलेट करें तो सिर्फ जो फर्क आ रहा है वो H का आ रहा है। ठीक है, CCNA जो है वो C से स्टार्ट हो रहा है, आगे वही लफ्ज लिखे हुए हैं। HCNA जो है वो स्टार्ट हो रहा है H से। ठीक है, अगर आप HCNA, जिस तरह इन्होंने बताया कि HCNA किया, दोनों के दरमियान अगर आप डिफरेंस देखें तो सिर्फ CCNA के अंदर एक C लगा हुआ है और HCNA के अंदर क्या हुआ है, कुछ C को रिप्लेस किया हुआ है H के साथ। ठीक है, बाकी अगर आप देखें तो एग्जैक्ट जो तीनों कीवर्ड्स हैं CNA वो सेम है, सिर्फ जो चेंज है वो फर्स्ट कीवर्ड है। अब जो फर्स्ट कीवर्ड है CCNA के अंदर, ये सिस्को के लिए है, और जो HCNA के लिए फर्स्ट कीवर्ड है वो किसके लिए है, हवावे के लिए। ठीक है, तो ये कोर्स जो है, ये बात आपने याद रखनी है कि ये सिर्फ कोर्स सिस्को के लिए डिजाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, ये कोर्स सिस्को के लिए भी है, ये कोर्स हवावे के लिए भी है, और एक और वेंडर यूज होता है मार्केट के अंदर, उस वेंडर को हम कहते हैं जूनिपर। ठीक है, मे बी आपने इसका भी नाम सुना हो। तो जूनिपर का भी ये कोर्स हुआ करता था, मे बी आप वो एग्जिस्ट शायद नहीं करता, उस कोर्स का नाम हुआ करता था JCNA। ठीक है, ये कोर्स भी कभी हम मार्केट के अंदर इसका नाम सुनते रहे हैं, करवाते रहे भी हैं, लोगों ने ये कोर्स किया भी है। ठीक है, SCCNA हुआ करता था, फिर JCNA आया, फिर JCNA के बाद अब जो कोर्स इस तरह उन्होंने बताया कि वो एक कोर्स SCNA के नाम से भी है। अब इसका कंटेंट अगर आप देखें SCNA का या CCNA का या JCNA का, तो नेटवर्किंग का जो कंटेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। सिर्फ चेंज कहाँ पे आती है कि CCNA के अंदर हम जो वेंडर डिस्कस करते हैं, वेंडर से मुराद ये कि वो मैन्युफैक्चरर जिसने ये डिवाइसेस, जो नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस यूज हो रही हैं, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ राउटर्स पड़े हुए हैं, कुछ स्विचेस पड़े हुए हैं। अब इन राउटर्स या स्विचेस को जो बनाया जाता है, ऐसे कोई मैन्युफैक्चरर बनाता है, अगर तो वो मैन्युफैक्चरर सिस्को है, ठीक है, सिस्को है, और दूसरा इसका मैन्युफैक्चरर क्या हो सकते हैं, हवावे भी हो सकते हैं, तीसरा इसका मैन्युफैक्चरर क्या हो सकते हैं, जूनिपर भी हो सकता है, या XYZ कोई भी हो सकता है। अब अगर आप एक कोर्स के अंदर टारगेट करें सिस्को को, टारगेट से मुराद ये है कि आप सिस्को की डिवाइसेस को पढ़ें, कॉन्फ़िगरेशन आप सिस्को की सीखें, कॉन्सेप्ट्स आप सिस्को के सीखें, तो वो कोर्स आपको जो मिलेगा वो CCNA के नाम से मिलेगा। इसी तरह अगर आप इक्विपमेंट पढ़ते हैं हवावे का,
ठीक है, आप सिस्को को डील नहीं करते, आप कहते हैं सर मैं हवावे में जॉब कर रहा हूँ, मुझे जो ज़्यादा जो मेरा रिलेटेड है वो हवावे है, तो फिर लोग किसकी तरफ जाते हैं, SCNA की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आपका इक्विपमेंट जूनिपर लगा हुआ है तो जूनिपर JCNA के अंदर जितनी भी डिस्कशन की जाती है वो कौन से वेंडर की जाती है, जूनिपर की जाती है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल दी वर्ल्ड वाइज जो कोर्स, जो वैलिड कोर्स है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कोर्स हो रहा है, ये जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है इन तीनों में, वो CCNA है। अब इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि SCNA भी एग्जिस्ट करता है, JCNA भी एग्जिस्ट करता है, तो लोग CCNA की तरफ क्यों ज़्यादा जाते हैं? या मे भी जो आप स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपने शायद SCNA या JCNA का नाम भी ना सुना हो। ठीक है, तो लोग CCNA की तरफ ज़्यादा क्यों जाते हैं? अब इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, उसमें से एक जो सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि इस वक्त भी अगर आप देखें, ओवरऑल पूरी वर्ल्ड के अंदर देखें, तो इस वक्त मार्केट के अंदर जो अभी भी मोनोपोली है वो किसकी है, वो सिस्को की। इस वक्त भी मार्केट के अंदर जो मोर देन 70% इक्विपमेंट डिप्लॉय हुआ है वो सिस्को का हुआ है। ठीक है, स्पेशली अगर आप यूरोप साइड पे चले जाएं या उन कंट्रीज में चले जाएं जहाँ पे ये अमेरिकन कंपनी है, जहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो किसके ऊपर ऑपरेट हो रही है, सिस्को के इक्विपमेंट के ऊपर हो रही है। और सिस्को जो है वो पायनियर भी है इस कोर्सेज के अंदर। सबसे पहले जो कोर्स डिज़ाइन किया था वो सिस्को ने किया था, सिस्को को देख के फिर JCNA ने डिज़ाइन किया, जूनिपर ने डिज़ाइन किया, या हवावे ने किया। ठीक है, तो ये कोर्स चूंकि सिस्को से रिलेटेड है, इसमें डिवाइसेस हम सिस्को की पढ़ेंगे, इसलिए इस कोर्स का जो स्टार्ट हुआ है, जो कहाँ से हुआ है, सिस्को से हुआ है। ठीक है, अगर इसके अंदर हम हवावे पढ़ते तो इसका कोर्स का स्टार्ट हवावे से होता, अगर हम इसके अंदर जूनिपर पढ़ते तो इस कोर्स का स्टार्ट जूनिपर से होता। ठीक है, तो जो पहला लफ्ज इसके अंदर लिखा हुआ है, डेट इज फॉर वेंडर। ठीक है, तो सिस्को इज अ वेंडर, ठीक है, जिसकी हम डिवाइसेस इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सर्टिफाइड। अब सर्टिफाइड का मतलब क्या है कि जिस तरह से आप लोग इस कोर्स के अंदर अभी बैठे हुए हैं, तो आप ये कोर्स करने के बाद अपने नाम के साथ आप सर्टिफाइड नहीं लिख सकते। ऐसा ही है ना, जैसे आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं या कोई बच्चा डॉक्टर MBBS करने जाता है, अगर वो MBBS का एग्जाम पास नहीं करता या आप इंजीनियरिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसको फुलफिल नहीं करते, तो क्या आप अपने नाम के साथ इंजीनियर या डॉक्टर लिख सकते हैं? बेशक आपने ट्रेनिंग ली हुई है, आपने 4 साल वहाँ पे गुजारे हैं, 5 साल गुजारे हैं, 6 साल गुजारे हैं, लेकिन अगर आपने उनकी एग्जाम्स को पास नहीं किया, एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया, तो आप अपने नाम के साथ कभी भी इंजीनियर या डॉक्टर। अब यहाँ पे भी जब आप ट्रेनिंग करके निकलेंगे इस कोर्स के बाद, तो आप अपने नाम के साथ सर्टिफाइड नहीं लिख सकते। हाँ, आप ये लिख सकते हैं कि जी फलां इंस्टीट्यूट से मैंने CCNA की ट्रेनिंग की हुई है, बट यू आर नॉट सर्टिफाइड। सर्टिफाइड आप कब होंगे अपने नाम के साथ, कब लिखेंगे जी आई एम सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, जब आप इसकी सर्टिफिकेशन करेंगे। ठीक है, जब आप इसका एग्जाम देंगे, और वो एग्जाम कौन लेगा, वो एग्जाम आपसे सिस्को लेगा। ठीक है, हम तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बाद हम आपको कोई जो है वो कोई आपसे एग्जाम कंडक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देंगे कि भाई आप कॉर्बेट आए, आपने महीना 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग की, और ये उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है। लेकिन वो जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, वो शायद आपकी और हमारी सेटिस्फेक्शन है कि आपने यहाँ पे कोर्स किया, हमने आपको यहाँ पे कोर्स करवाया। अदरवाइज इंडस्ट्री के अंदर जब आप जाते हैं तो इंडस्ट्री कहते हैं कि हमें ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, हमें वो सर्टिफिकेट चाहिए जो सिस्को आपको इशू करते हैं, और सिस्को आपको ऐसे ही वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिस्को का एग्जाम को पास करना पड़ता है। जब एग्जाम पास करेंगे तो उसके रिगार्ड में क्या होगा जी, सिस्को आपको एक सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, तो जब सर्टिफिकेट आ जाएगा तो उसके बाद हम कहेंगे जी नाउ यू आर सर्टिफाइड। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो CCNA है ये एक सर्टिफाइड प्रोग्राम है, ये एक सर्टिफिकेशन है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ होती है डिग्री, और एक होती है, कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, अभी पिछली एक मैंने क्लास पढ़ाई, तो वो हमें कहते हैं कि सर ये जब हम सिस्को का एग्जाम पास करते हैं तो सिस्को हमें डिग्री देते हैं, सिस्को डिग्री नहीं देता, सिस्को क्या देते हैं। तो फिर उसने मुझसे सवाल पूछा कि सर जो है वो फ़र्क क्या है, सर्टिफिकेट और डिग्री देखने में, अगर आप देखें तो देखने में दोनों एक जैसी है, साइज़ भी वही है, शायद वो जो पीछे जो कागज़ यूज़ हो रहा होता है वो भी एग्जैक्ट सेम, तो फ़र्क क्या आता है सर्टिफिकेशन और डिग्री के दरमियान जी? टाइम का भी फ़र्क है, और जो सबसे मेजर फ़र्क है वो ये है कि ये बात आपने याद रखनी है कि जो डिग्री होती है उसका कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं होता। आप इंजीनियरिंग की, जिस तरह आपने CS की डिग्री की, या एक स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग की डिग्री की, या दूसरे ने कोई और डिग्री की, तो डिग्री का कभी भी एक्सपायरी पीरियड नहीं होता। ठीक है, अगर आपने 2008 में डिग्री की है तो वो डिग्री लाइफ टाइम आपकी है। ऐसा ही है ना, डिग्री के ऊपर कभी नहीं लिखा जाता कि दिस डिग्री इज वैलिड फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। लेकिन जितनी भी सर्टिफिकेशन हैं इस वर्ल्ड के अंदर, अगर आप अपने इर्द देखें, जैसे आर्ट्स की एक सर्टिफिकेशन है, CCNA की सर्टिफिकेशन है, CCNP की सर्टिफिकेशन है, बहुत सारी सर्टिफिकेशन मिलेगी। जिसके साथ लफ्ज सर्टिफिकेशन का लिखा हुआ है वो कभी भी लाइफ टाइम आपकी नहीं होती, उसका हमेशा कोई ना कोई एक्सपायर। अब ये इन्होंने SCNA की बात की, वो भी एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है।
उसका भी एक पीरियड होता है कि दिस सर्टिफिकेशन इज वैलिड फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। तो सीसीएनए भी जब आप करेंगे, जब इसकी सर्टिफिकेशन करेंगे, तो इसका भी एक एक्सपायरी पीरियड है। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन 3 साल के लिए आपके लिए वैलिड रहेगी। 3 साल के बाद ये सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो जाती है। फिर 3 साल के बाद दोबारा जो भी इसका कंटेंट होगा, जो भी इसकी फ़ी होगी, चार्जेस होंगे, उसके मुताबिक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर आप इसको रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसकी फिर आप दोबारा से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। एक ख़ास टाइम तक वैलिड रहना, उसके बाद इसका एक्सपायर हो जाना। ठीक है, अच्छी चीज़ इस सेंस में है कि अब आपको पता है कि ये फील्ड्स ऐसी हैं कि जिसमें डे बाय डे क्या आ रही होती हैं, न्यू चीज़ें आ रही है, एडवांसमेंट्स आ रही होती है। तो सिस्को ये चाहता है जी कि हर 2 साल बाद, 3 साल बाद लोग जो इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, या जो जो जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आप अपडेटेड चीज़ें इसके साथ चल जाएं। ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं कि जब उसके अंदर अपडेट करते हैं, ठीक है, तो वो जितना एक टाइम पीरियड होता है उतनी देर की तो वो आपके लिए वैलिड रहती है। लेकिन 3 साल बाद अगर आप दोबारा से जाना चाहते हैं तो आपको नई टेक्नोलॉजीज के मुताबिक अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। लेकिन नेगेटिव जो पॉइंट है वो मेरे नज़दीक वो उसमें है कि एक दफ़ा जब आपने सीसीएनए की सर्टिफिकेशन कर ली तो आपको मेरा ख्याल है दोबारा से फ़ी देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा सिस्को को आपने पे कर दी। लेकिन चूंकि सिस्को एक बिजनेस मॉडल है, वो इन्हीं चीज़ों से ये अर्निंग भी हो रही है उनकी, तो वो फिर जब आप 3 साल के बाद इसका एग्ज़ाम देंगे तो उस टाइम के ऊपर दोबारा जितनी भी फ़ी चल रही होगी, अभी हम उस फ़ी की भी बात करते हैं, उस फ़ी के साथ आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है जी, दिस इज मेंट बाय सर्टिफिकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट लफ्ज लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जी नेटवर्क। नेटवर्क इज मीन्स कि दिस सर्टिफिकेशन इज रिलेटेड टू नेटवर्किंग फील्ड। ठीक है, बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, हर फील्ड की अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है दिस इज रिलेटेड टू नेटवर्क। और उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज आखिर में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब क्या होता है? एसोसिएट का मतलब होता है जी बिगनिंग लेवल। जैसे अभी इन्होंने, चले आपका तो फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इन्होंने कहा जी कि मैंने एफएससी की है। अब इसका मतलब है कि ये इसके अंदर क्या है, ये इस फील्ड के अंदर आपने तो चले या बाकियों ने तो कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट कहीं ना कहीं भी पढ़ा हुआ है, किसी का एक्सपीरियंस है, किसी ने कॉन्टेक्ट पढ़ा हुआ है। लेकिन इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफए किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, बीए किया हुआ है, या रिलेटेड उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, ये एसोसिएट लेवल है, बिगनिंग लेवल है। ठीक है, या इवन आप लोगों ने भी अगर चीज़ें पढ़ी हुई हैं लेकिन आपको जो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं है, इसलिए आप कौन से लेवल के ऊपर आए हुए हैं? एसोसिएट का मतलब होता है जी बिगनिंग। बिल्कुल, अगर आपको एबीसी का नहीं पता नेटवर्क का, तो हम इसका जो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नेटवर्क की फंडामेंटल से करेंगे। ये नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क को बनाया क्यों जाता है, नेटवर्क की टाइप्स कौन कौन सी है, यहाँ से आप अपनी फाउंडेशन बनाएंगे और फिर इस तरह से हम चीज़ों को आगे लेके चलते जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द एसोसिएट लेवल। एसोसिएट मीन्स दिस इज अ बिगनिंग लेवल। अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वो आप कहते हैं कि सर हमारा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है। तो हम उन्हें ये कहते हैं जी कि आप, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो फिर आप गलत जो है वो लेवल के ऊपर आ गए। आपको फिर कौन से लेवल पे, एसोसिएट लेवल के ऊपर आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपको बेसिक फाउंडेशन आपकी है तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए, इससे अगले लेवल पे जाना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही कि एक बच्चे को अगर मैट्रिक का पता है तो वो मैट्रिक में दोबारा नहीं जान बैठना चाहिए, उसे एफएससी में जाना चाहिए। अगर एफएससी की नॉलेज है तो उसे क्या जाना चाहिए, किसी हायर उसमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप ये समझ लें कि दिस इज दी फर्स्ट लेवल। जैसे मैट्रिक होता है वहाँ पे फर्स्ट लेवल, यहाँ पे नेटवर्क के अंदर जो फर्स्ट लेवल है दैट इज एसोसिएट लेवल। ठीक है, इसी तरह जब आप एसोसिएट लेवल कर लेते हैं, फिर इससे अगला जो लेवल आता है जी, उस लेवल को हम कहते हैं प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, जिस अभी मैं आपको मिसाल दे रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट कहता है जी कि मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम फिर से कहते हैं भाई आप एसोसिएट लेवल पे ना जाएं, आप कौन से लेवल पे जाएं, आप प्रोफेशनल लेवल पे जाएं। तो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जो सर्टिफिकेशन है, बाकी चीज़ें उसी तरह ही है, CCN। यहाँ पे क्या हो जाता है जी, P। अब वहाँ पे A था, यहाँ पे वही A चेंज हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। ए का मतलब था एसोसिएट, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। अगले लेवल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे होगा जी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। फिर जब कुछ बच्चे प्रोफेशनल भी कर लेते हैं, उनके पास प्रोफेशनल का भी नॉलेज आ जाता है, फिर एक तीसरा लेवल आता है जी, जो हाईएस्ट लेवल है, उसको हम कहते हैं एक्सपर्ट लेवल। एक्सपर्ट लेवल, और ये हाईएस्ट लेवल है। और इस लेवल की जो सर्टिफिकेशन का नाम है जी वो है CCIE। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस लेवल का जो है वो क्या है, CCIE। ठीक है, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ दिस नेटवर्किंग ट्रैक। ठीक है, हम एसोसिएट से स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोफेशनल पे जाते हैं, फिर एक्सपर्ट्स पे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि सर हमें तो इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है, आप हमें सजेस्ट करें कि हमें कहाँ तक जाना चाहिए। जैसे इन्होंने अभी कह रहे हैं जी मैंने सऊदी अरेबिया जाना है, आपका भी टारगेट बाहर गया है,
बाकी लोगों का भी कुछ इसी तरह का टारगेट है। तो आप जो है वो स्टूडेंट्स हमें अक्सर ये सवाल पूछते हैं, कन्फ्यूजन होती है कि जी हमें एसोसिएट लेवल तक जाना चाहिए, हमें प्रोफेशनल लेवल तक जाना चाहिए, या हमें एक ही गो में एक्सपर्ट लेवल तक भी जाना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा कॉमन सवाल है। तो हमारी जो एडवाइस होती है जी वो ये है कि जो CCNA का लेवल है ये है तो ज़रूरी, क्योंकि कोर्सेज तो आप लोगों ने पढ़ लिए होते हैं, लेकिन जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फुलफिल नहीं की होती। मार्केट की रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि जो हैंड्स ऑन आपका जो कॉन्फ़िगरेशन का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, नॉलेज तो आपके पास होता है, कॉन्सेप्ट तो आपके पास होते हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को डिवाइसेस के ऊपर कैसे अप्लाई करना है ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं बताया जाता। तो उसके लिए एसोसिएट लेवल में तो आना मस्ट है। ठीक है, जिसमें आप लोग बैठे हुए हैं। अब एसोसिएट लेवल जो है ये हम एक, अब इसकी आउटलाइन अगर आप देखें वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें बड़े लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स। ठीक है, आईपी क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क बनाए क्यों जाते हैं, बेसिक राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, ये बिल्कुल फाउंडेशन लेवल का जो नॉलेज है वो हम एसोसिएट लेवल पे जाते हैं। लेकिन जब बच्चा मार्केट में जाता है तो मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है वो एसोसिएट लेवल से थोड़ी सी ऊपर की है। फिर जब वो 5-7 महीने इंडस्ट्री के अंदर गुजारता है फिर उसे उस वक्त एहसास होता है यार बेसिक्स तो मेरी ठीक है, लेकिन जो चीज़ मुझसे इंडस्ट्री रिक्वायर कर रही है वो मेरे पास अभी एक्सपर्टीज नहीं है। फिर उसके लिए वो दोबारा आते हैं जी किसके अंदर, ई लेवल तक। तो बीइंग इंस्ट्रक्टर मैं भी आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अगर आप लोगों ने टारगेट किया हुआ है बाहर किसी भी कंट्री को, तो कम अज कम आप वहाँ पे NP लेवल तक का नॉलेज लेके जाए। ठीक है, लेकिन NP तभी समझ आएगा जब पहले क्या होना चाहिए, एसोसिएट लेवल का। तो एसोसिएट लेवल का नॉलेज ली, एसोसिएट के बाद आप कम से कम प्रोफेशनल लेवल का नॉलेज लेके जाएं ताकि इंडस्ट्री के अंदर आपकी सर्वाइवल हो। अदरवाइज आप 5-6 महीने बाद फिर वापस आएंगे, छुट्टी लेके वापस आएंगे कि सर हमें 2-3 महीने की छुट्टी दी जाए, हम जाके CCNP करते हैं। तो अगर अभी अभी आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है, तो NP तक की क्लासेस आप लोग लेके जाएं। ठीक है, बाकी आई का जो है वो हम ये एडवाइस करते हैं कि आप NP के बाद आप थोड़ा सा टाइम मार्केट में लगाएं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दें, उसके बाद थोड़ा सा गैप दे के एक्सपीरियंस के साथ आप आई को अटेम्प्ट करें। किया जा सकता है, अभी भी किया जा सकता है, लेकिन अभी जो है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं अभी इस वक्त। आज के अगर आप सर्कमस्टांसेस देखें, मनी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, एफर्ट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसका एग्जाम भी पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये एडवाइस करते हैं कि आपको कम अज़ कम NP लेवल तक जाना चाहिए, इंडस्ट्री में जाएं, फिर अपनी रिक्वायरमेंट देखें जी क्या आपने इसी फील्ड को आगे लेके चलना है या आपने स्विच करना है, फिर उसको देखते हुए आप डिसाइड करें कि आपको आई की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक जो है चीज़ें ये आपके साथ यहाँ तक डिस्कस करना ज़रूरी थी। अच्छा, दूसरा एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे और डिस्कस करता हूँ, और वो ये है कि अब जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि आप बाहर जब जाएंगे, जिस तरह इन्होंने कहा जी कि इनके पास डिग्री नहीं है, अब जब ये बाहर जाएंगे तो बाहर इनसे क्या चीज़ मांगी जाएगी। अब ये आप कहते रहे ना जी कि मुझे CCNA या मुझे नेटवर्क का नॉलेज है, लेकिन इनकी बात पे कब यकीन किया जाएगा, जब इनके पास सर्टिफिकेशन हो। तो बाहर जो है वो आपसे कहते हैं कि ठीक है आप जो बात कर रहे हैं क्या इसका प्रूफ है आपके पास। आप देखें इंग्लिश मुझे बड़ी अच्छी आती है, ऑस्ट्रेलिया के मैं वीज़े के लिए जाता हूँ तो मुझसे वो क्या कहेंगे कि भाई आप इंग्लिश ना बोलो, आप क्या हमें दिखाओ, आर्ट्स का सर्टिफिकेट दिखाओ। ठीक है, तो इसलिए जब आप लोग बाहर जाएंगे तो आपसे ये सर्टिफिकेशन नॉलेज होगा आपके पास, लेकिन उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अब हम थोड़ी सी सर्टिफिकेशन की तरफ आते हैं कि अगर आपने CCNA, CCNP या CCI की सर्टिफिकेशन करनी है तो उसका क्या तरीकाकार है, उसके इस वक्त चार्जेस क्या चल रहे हैं, उसका एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, एग्ज़ाम के अंदर कितने सवाल आते हैं, पासिंग का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, और उसको आपने अटैम्प्ट किस तरह से करना है। तो CCNA से अगर हम स्टार्ट करें तो CCNA का इस वक्त जो सर्टिफिकेशन है, जो सिस्को आपसे जो सिस्को की आप सर्टिफिकेशन करते हैं, तो सिस्को इस वक्त जो आपसे पैसे चार्ज करेगा वो करेगा जी $300 इस वक्त अगर आप देखें तो ये जो है ये डॉलर्स आपने सिस्को को पे करने हैं $300। ठीक है, इस वक्त अगर आप आज के हालात में देखें तो कितने पैसे बन जाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में जी, तकरीबन 1 लाख के राउंड, 95-96 डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, इतने पैसे। अच्छा अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि CCNA लेवल के ऊपर एक डिस्काउंट वोचर अवेलेबल है। ठीक है, एक डिस्काउंट वोचर अवेलेबल है, अगर आपके पास वो डिस्काउंट वोचर होगा तो उस डिस्काउंट वोचर के ऊपर आपको सिस्को 58% डिस्काउंट दे देता है। 58% मीन्स मोर देन 50%, 58%, तकरीबन 60%। अब 58% के बाद आपको जो पैसे पे करने पड़ते हैं वो सिर्फ $126 पे करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डिस्काउंट वोचर होगा तो आप 300 की बजाय $126 अगर आप देखें तो आई थिंक 42-43 जी
चल 35 तो नहीं खैर बनेगा अगर आप क्योंकि थोड़ा सा वो उसके ऊपर टैक्स वगैरह भी पड़ता है, मोर राउंड अबाउट 40 जो है, राउंड अबाउट 40 जो है वो आपको ये अमाउंट है। आप कहाँ पे 96 और 97 और कहाँ पे जो है, तो इसलिए मेरी भी एडवाइस आप लोगों को ये होगी कि अगर आपने इसको टारगेट किया हुआ है, आप इसकी सर्टिफिकेशन करनी है, तो आप सर्टिफिकेशन डिस्काउंट वॉचर के साथ करें, ठीक है, ताकि उसमें अच्छी खासी अमाउंट जो है वो आपकी सेव हो जाए। अब डिस्काउंट वॉचर कहाँ से मिलते हैं? डिस्काउंट वॉचर बहुत सारी जगहों से मिल जाते हैं। कॉर्पोरेट के प्लेटफॉर्म से भी आपको मिल जाएगा, आप अपने तौर पे भी कहीं पे जिस तरह इनके जानने वाले हैं या आपके भी में भी होंगे बाकी लोगों के, तो वहाँ से भी मिल जाएगा। कॉर्बेट के प्लेटफॉर्म से भी अगर कहीं से नहीं मिलेगा, हमें आप बताइएगा, हम कॉर्बेट के प्लेटफॉर्म से आपको डिस्काउंट वोचर दिलवा देंगे, ठीक है। उसका भी एक तरीकाकार है उसका। अब उस तरीकाकार में तो मैं इस वक्त नहीं जाऊँगा टाइम की लिमिटेशन की वजह से, लेकिन उसमें ये होगा कि आप वो जो डिस्काउंट वोचर अभी आप अप्लाई करेंगे, तो तकरीबन उसमें 2.5 to 3 मंथ्स लगते हैं डिस्काउंट वोचर आने में। ये नहीं होगा कि आज आप आएंगे तो फौरी तौर पे आपको डिस्काउंट वोचर मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आप अप्लाई करेंगे, उस प्रोसेस से गुजर के जब डिस्काउंट वोचर लेने तक का जो प्रोसेस है, उसमें तकरीबन 2.5 से 3 महीने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने जब आप लोग कोर्स के अंदर आए हैं, महीना 1.5 महीना तो इस कोर्स के अंदर भी चल रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप जितनी जल्दी डिस्काउंट वोचर की अप्लाई कर दें, ताकि जैसे ही आपका कोर्स खत्म हो तो विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स आपका डिस्काउंट वोचर भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगर आप करेंगे फिर आपको 2.5 से 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिस्काउंट। अच्छा, अब उसके बाद जब आप इसका एग्जाम देंगे, तो एग्जाम में इस वक्त इसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 90 आ रहे हैं, 90 सवाल, ठीक है। ये 90 क्वेश्चंस हैं, और उसके अलावा इसमें जो टाइम होता है वो होता है 150 मिनट्स, 150। और जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें, अच्छा अब इन 150 90 क्वेश्चंस की डिवीजन इस तरह से है कि इसमें से जो 86 क्वेश्चंस हैं, 86 क्वेश्चंस वो आते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का आइडिया है ना आपको क्या होते हैं? कि एक स्टेटमेंट लिखी जाती है और नीचे 4 ऑप्शंस होती है, जो स्टेटमेंट भी आपको ठीक लगती है तो वो स्टेटमेंट आप उसके मुताबिक उसको आंसर करते हैं, और बाकी जो 4 होते हैं क्वेश्चंस वो लैब होती है, ठीक है। एक सिनेरियो बेस आपको दिया जाता है, वो कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है, वो कुछ ट्रबल शूटिंग भी हो सकती है, मीन्स कि एक लैब बनी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उस लैब के ऊपर डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, ठीक है। तो 4 लैब्स आती हैं और बाकी 86 इसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं। तो टोटल जो मिलके ये क्वेश्चंस बनते हैं ये 90 बनते हैं, ठीक है। और इसके लिए 150 मिनट्स आपके पास टाइम होता है, टाइम इनफ होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तैयारी अच्छी है, तो लोग कोई 120 मिनट्स के अंदर, 100 मिनट्स के अंदर ये एग्जाम बड़े आराम से कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद जब ये एग्जाम आपका हो जाएगा, तो उसके बाद सीसीएनपी लेवल पे लोग जाते हैं। अब सीसीएनपी लेवल के ऊपर अगर मैं, अब सीसीएनपी के अंदर भी डिफरेंट ट्रैक्स हैं, एंटरप्राइज का ट्रैक है, सिक्योरिटी का ट्रैक है, डाटा सेंटर का ट्रैक है, उस पर भी अभी बात करता हूँ। तो इस वक्त अगर आप एंटरप्राइज की बात करें तो उसके अंदर 2 एग्जाम्स हैं, ठीक है। एक इनकोर का एग्जाम आपको देना पड़ेगा और एक ENSRI का देना पड़ेगा। ये 2 एग्जाम इस वक्त जो हम यहाँ पे जिसकी तैयारी भी करवाते हैं और जिनके ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं, उसकी जो फ़ी है वो तकरीबन कुछ $700 है दोनों एग्जाम, और उसमें कोई डिस्काउंट वोचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट वोचर का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ CCNA लेवल पे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो CCNA और CCNP का दोनों जो एग्जाम्स हैं वो पाकिस्तान के किसी भी कोने पे बैठ के दी जा सकती है। आप अपने घर के अंदर बैठ के भी ये दोनों एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हैं। CCNA भी ऑनलाइन हो रहा है और जो CCNP है वो भी ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। बुकिंग आप करवाते हैं, डेली इनके एग्जाम्स हो रहे होते हैं, डेली, ठीक है। आप जो भी टाइम स्लॉट, जो डे आपको सूट करता है, आप ऑनलाइन बुकिंग करवाएं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें अपनी डेट टाइम के ऊपर। आपके पास अगर एक लैपटॉप है, अच्छा लैपटॉप है, उसका कैमरा अच्छा है आपके पास, तो आप घर बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो CCI का एग्जाम है जी, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, उसके लिए स्पेशलाइज उनके सेंटर्स हैं, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। उस वक्त नॉर्मली जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं वो दुबई जाते हैं, या जी सिंगापुर, बेल्जियम, ये बहुत सारे सेंटर्स हैं, लेकिन ज़्यादा फिजिबल हमारे लिए है वो दुबई का सेंटर, ठीक है। अच्छा, तो ये चलिए, ये थोड़ी सी हमारी एग्जाम्स की बात होगी। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे एक और बड़ा जो बच्चे हमसे पूछते हैं वो ये कि सर, ये ट्रेनिंग करने के बाद, ये जो आप CCNA की ट्रेनिंग अभी मेरे साथ कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग करने के बाद कितनी % चांसेस हैं कि आपका CCNA का एग्जाम पास हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए जी तरीकाकार ये होता है कि कोई भी चीज़, आपका ये एक्सपीरियंस भी होगा पास्ट के अंदर भी, जो आप बेसिक जो एजुकेशन है, कोई भी जब किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आप जाके बैठते हैं, बेशक जितना मर्जी आसान एग्ज़ाम हो, जब एग्ज़ाम के सवालों को आप पहली दफ़ा देखते हैं, बेशक आसान सवाल है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम देखा जाता है तो क्या होता है जी,
हो जाते हैं या थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है फर्स्ट टाइम जब, ठीक है। अब यहाँ पे कितने सवाल हैं? 90। और हर 90 सवालों को अगर आप पहली दफ़ा देखना शुरू कर दें, एक सवाल देखा कन्फ्यूजन हुई, अगले को देखा कन्फ्यूजन मजीद बढ़ी, तो बढ़ते बढ़ते फिर क्या होता है कन्फ्यूजन। तो इसलिए फिर जो तरीकाकार है वो ये है कि इसके लिए एक डम्प्स की फाइल मौजूद है कि जो इस चीज़ से थोड़ा सा और कम करने के लिए अकेडमीज के पास या ऑनलाइन कहीं से भी आपको डम्प्स की फाइल मिल जाती है। अब डम्प्स की फाइल के अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है, 300 350 MCQs होते हैं। उसी MCQs में से उठा के सवाल आपके CCNA के अंदर दिए जाते हैं। अगर आपने वो फाइल सही तरीके से मुरा दी है कि कॉन्सेप्ट लोग उसको याद कर लेते हैं वो काम आपने नहीं, ठीक है, वो काम आपने नहीं करना। आपने किसी सवाल को ज़बानी याद, अब लोग यहाँ पे मैंने मेरे क्लास के अंदर ऐसे लोग भी आए हैं, जब मैं जिस तरह मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाया तो वो इंट्रोडक्शन के अंदर मुझे बताते हैं कि सर हमारा CCNA का एग्ज़ाम पास है। हम यहाँ पे जब आ रहे हैं ट्रेनिंग की तो इससे पहले हम CCNA का एग्ज़ाम पास करके आए हुए हैं। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि भाई आप CCNA का एग्ज़ाम पास करने के बाद क्यों आए हैं, वो कहते हैं सर CCNA का एग्ज़ाम हमें इंटरव्यू तक तो ले जाते हैं, जब इंटरव्यू में हम बैठते हैं तो हम चौथे सवाल पे खुद ही बता देते हैं कि हमने एग्ज़ाम कैसे पास किया। ठीक है, वो एग्ज़ाम कैसे पास हुआ होता है, ज़बानी याद करके सवाल। ठीक है, एग्ज़ाम पास हो जाएगा आपका। आप नहीं भी ट्रेनिंग लेते, जो बताने का मकसद है कि आप नहीं भी ट्रेनिंग लेते, आप डम्प्स की फ़ाइल ले लें, 10 दिन डम्प्स की फ़ाइल के ऊपर लगाएं, आप अगर 1000 नंबरों का पेपर है तो आप 900 नंबर ड्रम लेके पास हो जाए। ठीक है, ये मेरी आपको गारंटी है। एग्ज़ाम का कोई मसला नहीं है। जो मसला है वो किस चीज़ के, आप देखें ना, आप जो फील्ड के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आप काम आपके एग्जाम में तो नहीं करना, सर्टिफिकेट काम तो आप लोगों ने करना है, और काम तब होगा जब आपके पास क्या होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आप, मैं और बाकी लोग, वो हम बैठे हुए हैं जी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। हम, हमारा टारगेट एग्जाम नहीं है इस एग्जाम को पास करना। एग्जाम में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप CCNA की ट्रेनिंग नहीं भी लेंगे, एग्जाम तब भी आपका पास हो जाए। ठीक है, सिर्फ इशू ये है कि हम यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं जी, जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक नेटवर्किंग के, CCNA के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो है क्या, उनको सीखना सिखाना इस क्लास का मकसद है। मैं कभी बच्चों को ये नहीं कहता इस क्लास का मकसद CCNA की सर्टिफिकेशन करना है, नहीं। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट्स आपके पास होंगे तो सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो वो लेकिन वो फाइल भी ज़रूरी है। उसका फिर जो मैं तरीकाकार बच्चों को बताता हूँ, ये बताता हूँ कि मैं वो नॉर्मली स्टार्ट में ही शेयर कर देता हूँ बच्चों के साथ। तो जो लेक्चर्स हम पढ़ते हैं क्लास के अंदर, उससे रिलेटेड जाके आप सवाल वहाँ पे करते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ। याद नहीं करना कि सर ने हमें ये लेक्चर पढ़ाया है, यार ये सवाल पूछा हुआ है इसके अंदर, क्या ये उस लेक्चर से कवर हो रहा है, मुझे आइडिया हो रहा है इसका, समझ आ रहा है। अगर तो वो हो जाता है ठीक है, अगर नहीं होता आप अगले दिन आए, मुझे पूछे कि सर आपने कल चीज़ पढ़ाई है, मैंने फलान जगह से सवाल देखा है, मुझसे सवाल नहीं हुआ, तो हम फिर मिल के उसको कॉन्सेप्ट को साथ उसके साथ सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से ये होगा कि आपकी एग्जाम की तैयारी भी होती जाएगी, कॉन्सेप्ट बिल्ड भी होती जाएगी, और चीज़ें भी इस तरह से आगे चलेंगी। अगर आखिर में आप उसको लेके बैठेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपको उस वक्त समझ नहीं आएंगी। ठीक है, वो मेरे पास पड़ी हुई है, वो मैं पहले 1-2 वीक के बाद वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूँ। वो फिर साथ साथ क्या करते रहते हैं, जो चीज़ हम डिस्कस करते रहते हैं वो साथ साथ फिर घर जाके उसको वो करते रहते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है ना, इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि आप एग्जाम आपका 100% पास हो जाएगा। आपने जो फोकस करना है, जो कंसंट्रेट करना है, वो किसके ऊपर करना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद अभी जो कोर्स है मैंने आपको बताया कि ये कोर्स बेसिकली फाउंडेशन लेवल का कोर्स है, बेसिक लेवल का कोर्स है। अब इसकी अगर मैं आउटलाइन आपके साथ शेयर करूँ, अच्छा जी, अब अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की, चलिए इसको ज़रा पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कोर्स आउटलाइन पे आती है। अब जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि CCNA का तो हमें समझ आ गया कि सिस्को सर्टिफाइड नेट, सिस्को क्या चीज़ है, सर्टिफाइड क्या चीज़ है, नेटवर्क क्या चीज़ है, एसोसिएट क्या चीज़ है। एक अगर आप आगे देखें तो 200-301 लिखा हुआ है, इसको मैंने क्या कहा जी, क्या है, दिस इज दी कोर्स कोड। अब हर एग्जाम का ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जब आप कोर्स पढ़ते हैं तो कोर्स का नाम भी होता है, और नाम के साथ क्या होता है, उसका कोड भी होता है। ऐसा ही है, ट्रिपल ई के कोर्सेज हैं, CSC के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट, हर कोर्स का एक कोर्स कोड होता है। इसी तरह आप CCNA का जो कोर्स कोड है जी, वो क्या है, 200 और ये कोर्स कोड जो है कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। अब ये अगर आप नेट पे जाके सर्च करें, जो आप लोगों ने की होगी डेफिनेटली, बहुत सारा जो कंटेंट आपको CCNA का मिला होगा, वो मिला होगा जी किस कोड के साथ, 200-125 के साथ। अगर आप गूगल पे, जिस तरह बच्चे आने से पहले थोड़ा सा अपना वर्क करके आते हैं तो वो हमें कहते हैं कि सर गूगल पे तो हमने देखा है जो कोर्स पढ़ा हुआ है वो 200-125 के साथ पढ़ा हुआ है, आप हमें जो पढ़ा रहे हैं वो 200-301 के साथ पढ़ा रहे हैं। तो फिर उसका आंसर ये होता है कि जो 200-125 वाला कोड है, वो कोड इस वक्त एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, वो कोड चला
फेब 2021 तक। फेब 2021 के बाद सिस्को ने उस कोर्स को रिवाइज किया, अपडेट किया, और नया जो कोड निकाला वो कौन सा निकाला जी, 200 अब ये कोड भी अभी न्यू फीचर रिवाइज होने लगे हैं, ठीक है, मे भी 2 महीने बाद 4 महीने बाद ये कोर्स कोड जो है ये चेंज हो जाए। अब सवाल ये जो कोर्स कोड क्यों चेंज किया जाता है, ठीक है, कोर्स कोड इसलिए चेंज किया जाता है, जिससे मैंने अभी आपको स्टार्ट में की बात बताई कि हर 2-3 साल बाद सिस्को इस आउटलाइन को क्या करता है, नहीं चेंज तो नहीं करता, उसको उसके एक्सपर्ट्स बैठते हैं सिस्को के और वो देखते हैं कि ये जो कोर्स आउटलाइन है क्या आज के नेटवर्क की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है चेंजेस आ रही हैं, कुछ चीज़ें ऑब्सलीट होती जा रही हैं और कुछ चीज़ें, जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि आज से कुछ टाइम पहले कोई अगर आप 1-1.5-2 साल पहले देखें तो IPv4 हर जगह यूज होता था, IPv6 का सुनते तो थे लेकिन कोई कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा, लेकिन अब मार्केट के अंदर IPv6 भी आना, बहुत सारी जगहों पे IPv6 की डिप्लॉयमेंट होना शुरू हो गया। तो सिस्को ने जब इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जी अब IPv4 तो ठीक है हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन IPv4 के साथ साथ अब बच्चों के पास IPv6 की भी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। ये एक छोटी सी आपकी मिसाल थी। तो उन्होंने जब जब एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ को रिवाइज किया तो उन्होंने क्या किया कि IPv6 का कुछ सेक्शन इसके अंदर इंक्लूड किया, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे एक प्रोटोकॉल रिप हुआ करता था, एक फ्रेम रिले का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट और हुआ करते थे जो मार्केट के अंदर मार्केट से ऑब्सलीट हो चुके थे, मार्केट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो सिस्को ने उनको क्या किया, कंटेंट से निकाल दिया, उसकी जगह कुछ नई चीज़ें डाली और कुछ चीज़ों को निकाला। तो जब सिस्को कुछ कुछ कंटेंट के अंदर कुछ चीज़ अपडेट करता है, कुछ चीज़ निकालता है या चीज़ डालता है, तो साथ ही वो क्या करता है, कोर्स कोड को चेंज कर देता है, ठीक है। लेकिन ये बात आपने ये जहन में रखनी है कि कोर्स कोड कुछ चेंज होने से ये मुराद नहीं कि सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। तकरीबन 95-96% जो कंटेंट है वो वही रहता है। इस वक्त भी साउथलैंड के अंदर भी अगर आप कंटेंट देखें तो 95-96% जो कंटेंट नजर आ रहा है वो वही 200-301 वाला नजर आ रहा है, ठीक है। सिर्फ जो चेंजेस आई हैं वो माइनर आई हैं, कुछ चीज़ें निकली हैं और कुछ चीज़ें इसके अंदर मजीद ऐड होगी। अब इस समय आपको बता रहा हूँ कि नियर फ्यूचर ये कोर्स भी रिवाइज होगा, जब रिवाइज होगा तो अगेन 95-96% कॉन्टेंट यही होगा, मे बी कुछ चीज़ें जो है उसके अंदर ऐड हो या ना हो ऐड, कुछ चीज़ें इसमें से क्या कर दें, निकाल दें, ठीक है। तो आपने इस वक्त जो कोड जो यूज़ करना है, ये जो हमने लिखना है अपनी CV के अंदर, या हमने जो है वो जब इसकी ट्रेनिंग लेनी है तो 200-301 के साथ। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे और शेयर करता हूँ। अब ये जो नेटवर्किंग की फील्ड है, जिसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया, तो नेटवर्क की फील्ड जो है उसकी फिर आगे डिफरेंट डोमेन्स है, ठीक है। नेटवर्क के अंदर अगर आप देखें तो डिफरेंट डोमेन्स हमें नजर आती है। अब वो डोमेन्स कौन कौन सी हैं, उसमें एक सबसे पहली डोमेन है, आज भी यूज हो रही है लेकिन किसी और नाम के साथ यूज हो रही है। पुराना जो नाम इसका हुआ करता था उस डोमेन का, जो मैं नाम अभी लिखने लगा हूँ, वो है जी राउटिंग। इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दूं। इस वक्त जो नाम यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है जी राउटिंग एंड, ये एक नाम हुआ, ये एक फील्ड हुआ करती थी नेटवर्क के अंदर, राउटिंग एंड स्विचिंग की, आज भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और फील्ड हुआ करती थी जी सिक्योरिटी, एक ट्रैक हुआ करता था सिक्योरिटी, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। एक ट्रैक हुआ करता जिस अभी मुझे एक स्टूडेंट ने बताया जी कि उन्होंने वायरलेस में काम किया, तो वायरलेस भी एक नेटवर्किंग एक पूरा एक ट्रैक एक फील्ड है, ठीक है, वायरलेस। इसी तरह डाटा सेंटर भी है, आज भी है, डाटा सेंटर की फील्ड भी है। उसके अलावा जी सर्विस प्रोवाइडर एग्जिस्ट करता था, आज भी है, सर्विस प्रोवाइडर की भी एक टेक्नोलॉजी एक फील्ड है, ठीक है। उसके अलावा क्लाउड ऑटोमेशन, बेशुमार फील्ड्स है, ठीक है। अच्छा, अब शुरू में ये होता था, ये मैं फेब 2021 से पहले की बात कर रहा हूँ, एक बच्चा यहाँ पे आता था, वो कहता था कि सर, जब वो CCNA जब यहाँ से करके जाता था, तो जब CV में उसने मेंशन किया होता था जी आई डिड CCNA ट्रेनिंग फ्रॉम कॉर्बेट रावलपिंडी या कॉर्बेट इस्लामाबाद, जब वो इंटरव्यू में जाता था तो सबसे पहला जो इंटरव्यू देने वाला है उससे सवाल करता था कि बेटा आपने जो CCNA की है वो किस फील्ड के अंदर की है, आपने राउटिंग स्विचिंग में की है, आपने सिक्योरिटी में की है, वायरलेस में की है, डाटा सेट कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर आप करके है। इस चीज़ को फिर ख़त्म करने के लिए हम स्टूडेंट्स को एडवाइस करते थे कि भाई जब आप जब CV के अंदर अपना CCNA लिखो, अगर आपने राउटिंग स्विचिंग में लिखा हुआ है तो CCNA के अंदर ब्रैकेट डाल के R&S लिखो। अगर आपने सिक्योरिटी पढ़ के गए हुए हैं तो आप क्या करो, CCNA के आगे ब्रैकेट डालो, उसके अंदर क्या लिखो, तो जिस ट्रैक के अंदर आपने CCNA किया हुआ है आप ब्रैकेट के आगे CCNA और ब्रैकेट के आगे वो ट्रैक लिखो।
अच्छा, अब एक बच्चा जो है वो सीसीएनए करता है, सीसीएनए उसने करना है, सपोज राउटिंग में स्विचिंग उसने किया, बाद में उसे किसी ने गाइड किया कि यार आपको सिक्योरिटी की ट्रैक में जाना चाहिए, बड़ा अच्छा ट्रैक है, बड़ी डिमांडिंग फील्ड है ये आपको, तो फिर हम उससे कहते थे जी अब आप क्या करो, सीसीएनए कौन सी फील्ड का करो, सिक्योरिटी का। अगर आपने सिक्योरिटी में जाना है तो पहले सीसीएनए सिक्योरिटी करो, फिर सीसीएनपी सिक्योरिटी करो, फिर सीसीआई सिक्योरिटी करो। एक बचा हो रहा है वो कहता है कि मैंने वायरलेस में जाना है, तो पहले वो क्या करता था, सीसीएनए वायरलेस, फिर सीसीएनपी वायरलेस, और फिर, तो इसका मतलब है कि हर ट्रैक का एसोसिएट लेवल भी अपना था, हर ट्रैक का प्रोफेशनल लेवल भी अपना था, और हर ट्रैक का एक्सपर्ट लेवल भी अपना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये वाला जो सीसीएनए है 200-301, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फील्ड्स, ठीक है, सब मिक्सचर ऑफ ऑल। इसी एक सीसीएनए के अंदर आपको राउटिंग स्विचिंग के कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, इसी एक सीसीएनए के अंदर आपको सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, इसी एक सीसीएनए के अंदर आपको डाटा सेंटर सब, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं आप थोड़ी थोड़ी करके इसी सीसीएनए के अंदर डाल दीजिए। अब ये सीसीएनए जो है ये जेनेरिक है, ठीक है। अब अगर आप इस सीसीएनए के साथ 200-301 लिख दोगे तो जो देखने वाला है उसको पता चल जाएगा कि सीसीएनए जो करके आया हुआ है ये जेनेरिक करके आया हुआ है, जिसके अंदर हार्ड टेक्नोलॉजीज का टच किया हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा ही है समझाने के लिए, जैसे आप मैट्रिक करते हैं तो मैट्रिक के अंदर आप क्या क्या पढ़ती हैं, आप मेडिकल भी पढ़ते हैं ना बायो, आप उसके बाद मैथ्स भी पढ़ते हो, आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री, सारी चीज़ें पढ़ते हो। लेकिन जब उस मैट्रिक से थोड़ा सा आगे चलते हो एफएससी, तो फिर फील्ड्स क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। मेडिकल एक साइड पे चली गई, इंजीनियरिंग, फिर जब इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग करके बच्चा निकलता है फिर आगे उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, फिर आप स्पेशलाइज हो जाते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल की तरफ चला जाता है, कोई मैकेनिकल की तरफ चला जाता है, कोई केमिकल की तरफ चला जाता है, ऐसा ही है ना। अब ये वाला जो सीसीएन है जस्ट लाइक अ मैट्रिक, इसके अंदर हम सारी चीजें थोड़ी 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 आपको पढ़ेंगे। जब ये कर लेंगे उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे, आप मशवरा करेंगे अपने जो भी आपकी इंडस्ट्री के अंदर लोग बैठे हुए हैं कि जी सीसीएनए तो मैंने कर लिया, अब इसमें से किस ट्रैक के अंदर हमें जाना चाहिए, ठीक है। वो फिर आपको गाइड करेंगे, या हम भी आपको, आप हमसे भी वो चीज़ें पूछ सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, तो जिस टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी इंटरेस्ट डेवलप होगी आप फिर उसको देखते हुए आगे सीसीएनपी के अंदर जाएंगे। सीसीएनपी के अंदर फिर ये फीड सेपरेट हो जाती है, राउटिंग स्विचिंग का सीसीएनपी अपना है, वायरलेस का सीसीएनपी अपना है, सिक्योरिटी का सीसीएनपी अपना है। अभी जो मैंने दो नाम लिए हैं, इनकोर का और ईएनएसआरआई का, ये दोनों जो सीसीएन है ये राउटिंग स्विचिंग, सीसीएनपी की ये दोनों जो पेपर हैं ये किसके हैं, राउटिंग स्विचिंग की है। सिक्योरिटी के अपने पेपर्स हैं, डाटा सेंटर के अपने पेपर हैं, वायरलेस के अपने पेपर्स हैं, ठीक है। लेकिन सीसीएनए इन सब का क्या है, सीसीएनए इन सब का जेनेरिक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ जी सबको। अच्छा, अब हम आते हैं जी इस नॉलेज की बेस पे जितनी बातें हमने की हैं, अब इसकी बेस पे हम आखिरी एक चीज़ देखते हैं और वो देखते हैं इस कोर्स आउटलाइन। अब इस कोर्स आउटलाइन के अंदर अगर आप देखें तो हमने इस कोर्स को कुछ 5 to 6 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया। अब चूंकि जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि फंडामेंटल लेवल का कोर्स है, बेसिक लेवल का कोर्स है, तो इसलिए जो मॉड्यूल 1 स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है जी, फंडामेंटल्स। इसमें हम बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये नेटवर्क है क्या, नेटवर्क बनाया क्यों जाता है, नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, दुनिया के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क के अलावा और कौन कौन से नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर नेटवर्क के अंदर हम जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे मैंने ये नाम लिखा हुआ है, राउटर लिखा हुआ है, स्विच लिखा हुआ है, फायरवॉल लिखा हुआ है, ये सारी डिवाइसेस हैं, इस तरह की फिजिकल डिवाइसेस हैं जो हम नेटवर्किंग के अंदर यूज़ करते हैं। तो हम इनका इंट्रोडक्शन करेंगे कि जो राउटर कहाँ पे यूज़ होगा, स्विच कहाँ पे यूज़ होगा, फ़र्क क्या है इन दोनों के दरमियान, देखने में ये कैसे नज़र आएंगे, वर्किंग इनकी किस तरह से है, कहाँ पे हमें स्विच यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमें राउटर यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमें आईपीएस यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमें डब्ल्यूएलसी, ये सारी बात इंशाल्लाह हम इसके अंदर करेंगे। फिर नेटवर्क के अंदर दो तरह के मॉडल यूज होते हैं, एक मॉडल को आप कहते हैं ओएसआई मॉडल और दूसरे मॉडल को आप कहते हैं टीसीपीआई। ये बड़े फेमस मॉडल है, ठीक है। रेफरेंस मॉडल इस वक्त जो इंटरनेट का मॉडल है वो टीसीपीआईपी, लेकिन टीसीपीआईपी से पहले एक मॉडल हुआ करता था, उस मॉडल को हम नाम देते हैं ओएसआई मॉडल, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे कि जी ये मॉडल्स क्या है और ये मॉडल जो है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है IPv4 की एड्रेसिंग। इस वक्त भी जो एड्रेसिंग यूज़ हो रही है स्टिल, वो IPv4 यूज़ हो रही है, और IPv4 के अंदर जिन लोगों को आइडिया है वहाँ पे सबनेटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हम देखेंगे। फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि IPv4 को अब बहुत सी जगहों पर रिप्लेस किया जा रहा है, तो IPv6 की बात भी करेंगे। तो ये जितनी बातें हम करेंगे ये हमारा फंडामेंटल मॉड्यूल होगा। फिर उसके बाद हम मॉड्यूल 2 पे जाएंगे, जहाँ पे हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे राउटर्स की, स्विचिंग की, ठीक है। उसके ऊपर थोड़े से हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, राउटर क्या होता है, राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, उस पर पासवर्ड्स कैसे लगाए जाते हैं, उसके मोड्स को कैसे चेंज किया जाता है, उस पर बैनर्स को कैसे सेट किया जाता है,
उसके इंटरफेस पे आईपी कैसे दिया जाता है, ये बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हम यहाँ पे देखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी क्या होती है, फिर प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं दो तरह के, लेयर 2 के प्रोटोकॉल है CDP LLDP, इसकी बात करेंगे। फिर इसी के अंदर हम स्विच की भी देखेंगे कि स्विच क्या होता है, स्विच के अंदर कोलिजन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या है, स्पैनिटी प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, VLAN का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सेस पोर्ट्स क्या होती है, ट्रंक पोर्ट्स क्या होती है, डायनामिक पोर्ट्स क्या होती है, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इस मॉड्यूल 2 के अंदर करेंगे। फिर उसके बाद हम अब ये वाले जो दो दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स 9 और पॉइंट 10 है, ये बेसिकली वायरलेस से रिलेटेड है। ठीक है, कि अगर आपने एक WLAN बनाना है घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, अगर आपने एक छोटा सा वायरलेस नेटवर्क बनाना है तो वो आप कैसे बना सकते हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या हो सकता है, उसके अंदर डिवाइसेस जो आप यूज करेंगे वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम यहाँ पे उसके अंदर बात करेंगे। फिर जब राउटिंग के ऊपर जाएंगे, राउटिंग से मुराद ये है कि डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान राउटर को यूज करते हुए उनके दरमियान कम्युनिकेट करवाना। कि एक नेटवर्क अगर आपका यहाँ पे है, एक नेटवर्क आपका इस्लामाबाद में, तो यहाँ से बैठ के उस नेटवर्क के दरमियान आप कैसे कम्युनिकेट करवाते हैं, उसके दरमियान प्रोटोकॉल कौन से चलती हैं, एड्रेसिंग स्कीम कौन सी यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है, ये प्रोटोकॉल क्यों यूज़ होता है, वो प्रोटोकॉल, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इस राउटिंग के अंदर करेंगे। ठीक है, फिर अच्छा, अब राउटिंग के अंदर सिर्फ एक प्रोटोकॉल CCNA लेवल पे डिस्कस किया जाता है, प्रोटोकॉल तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन एसोसिएट लेवल पे सिर्फ एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल का नाम है OSPF। ये प्रोटोकॉल का नाम, इस प्रोटोकॉल के अलावा EIGRP भी है, रिप भी है, BGP भी है, ISIS भी है, लेकिन CCNA के अंदर सिर्फ एक प्रोटोकॉल डिस्कशन है और वो प्रोटोकॉल OSPF है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे OSPF की बात करेंगे। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, ये रिलेटेड है OSPF से। ठीक है, फिर हम सर्विसेज पे चले जाएंगे। नेट की सर्विस क्या होती है, NTP की सर्विस क्या होती है, DNS की सर्विस क्या होती है, SNMP की, सही सारे नाम शायद अभी आपके लिए नए हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इन चीज़ों को करेंगे तो आप इनके साथ यूज हो जाएंगे, लेकिन मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारी सर्विसेज यूज हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम अब जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये वाले जो है, ये तो फंडामेंटल्स का हो गया, बेसिक, ये राउटिंग स्विचिंग का हो गया, ये सिक्योरिटी का ट्रैक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये किसका ट्रैक है, ये सिक्योरिटी का, कि जी आप राउटर के ऊपर कैसे सिक्योरिटी लगा सकते हैं, स्विच के ऊपर आप पोर्ट सिक्योरिटी कैसे लगा सकते हैं, ACLs कैसे लगाई जाती हैं, AAA का कॉन्सेप्ट क्या है, VPN के कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी बात हम यहाँ पे करेंगे। और फिर एक आखिरी मॉड्यूल होगा जी, वो होगा ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबिलिटी। कि अब नेटवर्क के अंदर, अब नेटवर्क को हम क्या करते जा रहे हैं कि डे बाय डे ऑटोमेट करते जा रहे हैं। ठीक है, कि कंट्रोलर्स हमने बीच में यूज़ किए, सेंट्रलाइज कंट्रोलर्स हम लगाते हैं, और हम कंट्रोलर्स को यूज़ करते हुए वहाँ से हम क्या करवाते हैं कि अपनी इंस्ट्रक्शंस पुश करवाते हैं डिवाइसेस की पर। ठीक है, ये अभी जो है ये रिसेंटली ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए पाइथन की डेवलपमेंट के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्क्रिप्टिंग की जाती है, और स्क्रिप्टिंग जितनी भी की जाती है वो पाइथन के अंदर की जाती है। पाइथन के तो हम इसके अंदर नहीं सीखेंगे, लेकिन इसकी हम कुछ बेनिफिट्स की बात करेंगे कि अभी तक जो नेटवर्किंग, ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है और जो ऑटोमेशन बेस्ड नेटवर्किंग है, दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, वो फिर ऑटोमेशन के अंदर हम जो कंट्रोलर यूज़ करते हैं वो कौन कौन से करते हैं। ठीक है, उसी कंट्रोलर में से एक जो कंट्रोलर लिखा हुआ है जी, वो DNAC का कंट्रोलर है। ठीक है, ये हम एक्सेस नेटवर्क के अंदर, SDAccess के अंदर एक कंट्रोलर यूज़ करते हैं DNAC। ठीक है, उसकी इंशाल्लाह हम यहाँ पे बात करें। ठीक है जी, तो ये एक आउटलाइन होगी जो अब मोटी मोटी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो अब इसको इंशाल्लाह हम कल से जो है वो हम टॉपिक बाय टॉपिक डिसाइड करेंगे। ये मैं आपके साथ अभी शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, तो जो टॉपिक इसमें हम करते जाएं उसको साथ साथ आप मार्क करते हैं। ठीक हो गया जी, तो ये आज का था मेरी तरफ से, जितनी भी मैंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस करनी थी, ये डिस्कस करना लेक्चर से पहले ज़रूरी होती है। ठीक है, यहाँ तक हम इसको रखेंगे आज। तो कल इंशाल्लाह हम इसकी इस कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हमारे जो मॉड्यूल 1 है उसकी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड।